क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी ताकत है जिसके एक फैसले से सरकारें बदल सकती हैं और करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला होता है। तिलक मार्ग, नई दिल्ली में स्थित वो गुंबद वाली इमारत जिसे हम इंसाफ का आखिरी मंदिर कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। वो संस्था जो न सिर्फ हमारे संविधान की रक्षक है, बल्कि हर आम नागरिकों के अधिकारों की ढाल है। भारत का सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक अदालत नहीं, यह लोकतंत्र का वो तीसरा स्तंभ है जो बाकी सबको अपनी हद में रखता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ जज कैसे बनते हैं, या फिर कोलिजियम सिस्टम क्या है, और क्यों इस पर हमेशा विवाद रहता है? आज हम इस पावर हाउस ऑफ जस्टिस की इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे। तब आप समझेंगे कि अगर सरकार कोई गलत कानून बना दे तो उसे कौन रोकेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट रोकेगा। तब आप समझेंगे कि अगर पुलिस आपके मौलिक अधिकारों को छीने, फंडामेंटल राइट्स को छीने, तो आप किसके पास जाएंगे? तो जवाब मिलेगा सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। आज के क्लास में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय। जैसा कि आपको पता है कि मेरी जो क्लास होती है वो बाइलिंगुअल होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। और ये जो मेरी क्लास होगी ये प्री और प्लस मेंस अप्रोच पे होगी। प्री यानी कि जो भी आप एग्जाम देते हैं, है ना, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, वन डे एग्जाम हो, यदि उसमें जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पॉलिटी के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और उन पॉलिटी के क्वेश्चनों में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जनरली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से प्री में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, उसको पूरे प्री सेगमेंट में फोकस किया गया है। साथ ही साथ यदि आप मेंस एग्जाम लिखते हैं तो मेंस एग्जाम में, है ना, 250 वर्ड्स में यदि आंसर लिखने को आए तो उसको कैसे लिखेंगे उसको हम आपको बताएंगे। 250 एक क्वेश्चन दिया है, उसको 250 वर्ड्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल में आपको आंसर, मॉडल आंसर प्रोवाइड किया गया है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। उनको स्टडी करने के बाद उसका एक जिस्ट बनाया गया है, एक सार बनाया गया है। विद द हेल्प ऑफ द लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है पॉलिटी, उसके सहयोग से ये मेरी क्लास बनाई गई है। ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जितने भी ऑल वन डे एग्जाम है, जैसे सीजीएल हो गया एसएससी का, ठीक है, लेखपाल भर्ती हो गया, बीईओ एग्जाम हो गया, जो भी वन डे एग्जाम होते हैं जिसमें जीएस पूछे जाते हैं, उन सबों के लिए ये समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ओके, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ओके, देखिए, जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय देखते हैं तो पॉलिटी के क्वेश्चन में पहले हम प्री जिस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम बताएंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये किस आर्टिकल में आता है। ठीक है, तो इसका जो आर्टिकल है, अनुच्छेद जो है, आर्टिकल आर्टिकल 124, 124 से आपका 147 तक, ओके, ये है, इस आर्टिकल में आता है। ओके, इसके बाद इसका पार्ट किस पार्ट में आता है, कौन से भाग है? ठीक है, तो जो इसका पार्ट है, पार्ट 5 में आता है। ओके, जैसे कि आपको पता है कि हमारे 395 से अधिक हमारे आर्टिकल्स हैं। ओके, 22 हमारे पार्ट्स हैं, भाग हैं, और 12 हमारे शेड्यूल से अनुसूचियां हैं। ओके, जैसा कि आपको पहले में पढ़ाया हूं मैं। तो जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 यानी कि यूनियन को बताता है। यूनियन यानी कि उसमें आपका पार्लियामेंट आ जाएगा, फिर उसमें प्रेसिडेंट आएंगे, उसमें लोकसभा भी आएगा पार्ट 5 में, पार्ट 5 में हमारे राज्यसभा भी आएगा, पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट 5 में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, आप जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि सर, हम देखते हैं कि पहला जो हमारा फेडरल कोर्ट बना तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 में वारेन हास्टिंग के समय, है ना, फोर्ट विलियम कोलकाता में हमारा एक कोर्ट बना था। ठीक है, ओके, फिर इसके बाद देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से भी हमारा एक फेडरल कोर्ट बना था। ओके, तो जो हमारा फेडरल कोर्ट बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू, उसी को ये सक्सीड किया, यानी कि उसी का एक रूपांतरण है, उसी को एक आगे बढ़ाया है। ठीक है, यानी कि इट, एक एक पॉइंट आराम से आप समझिए। जो हिंदी मीडियम के हैं आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, आप उसका नोट्स बनाते जाइए। ओके, इट सक्सीडेड इट सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट
फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया ठीक है। और ये जो हमारा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये कब स्टेबलाइज हुआ था, किसके थ्रू? स्टेबलाइज अंडर किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। यानी कि 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, तो उससे हमारा एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बना था। ओके, फिर उसी का ये रूप है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। वेरी गुड। तो 1935 में हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय ब्रिटिशर्स थे, तो ये लोग फेडरल कोर्ट हमारे बनाए थे। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, संविधान सभा बना, और संविधान सभा हमारा संविधान जब लिख रहा था, तो उसमें पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी बात चली और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, एक हमारी जो पालिका जो है, उसको हम पार्ट 5 में रखेंगे, है ना, और उसमें आर्टिकल 124 से 147 तक मेंशन है। ओके, तो इन्होंने क्या किया कि इसको, ये कब स्टेबलाइज हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो दिल्ली में है, वो स्टेबलाइज आप बताइए कब हुआ स्टेबलाइज्ड, ठीक है, ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। यानी कि 26 जनवरी 1950 को ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को स्टेबलाइज कर लिया गया, ठीक है, स्थापना कर दी गई। ओके, स्थापना तो इसकी कर दी गई, लेकिन इसका इनॉग्रेशन कब हुआ? जैसे एक हमारा क्या होता है कि घर बन जाता है, तो घर बनने के बाद हम गृह प्रवेश कराते हैं, इनॉग्रेट करते हैं, है ना, गृह प्रवेश के बाद हम उसमें रहना शुरू कर देते हैं। ओके, तो उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट तो बन गया था, लेकिन इसका इनऑग्रेशन कब हुआ, शुरुआत कैसे हुआ इसका सारा फंक्शनिंग का? तो सुप्रीम कोर्ट जो इसका इनऑग्रेशन था, इनऑग्रेटेड ऑन 2 दिन बाद, यानी कि 28 जनवरी 1950, ठीक है। ये स्पेसिफिक डाटा इसलिए बता रहा हूँ कि इसी से क्वेश्चन हमारे पूछ देंगे, तो आप उस क्वेश्चन को गलत आप नहीं करेंगे। यानी कि 26 जनवरी 1950 को तो हमारा स्टेबलाइज हो जाता है ये। और देखिए 26 जनवरी 1950 को स्टेबलाइज होता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 24 जनवरी 1950 को, है ना, 24 जनवरी 1950 को हमारा नेशनल एंथम जनगण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ठीक है, और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब हमारे 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिए थे, हम अपना लिए थे। लेकिन 26 जनवरी को देखिए, 26 जनवरी को जो हमारा स्टेट नेशनल सिंबल्स हैं, जैसे एम्बलम, ठीक है, स्टेट एम्बलम अशोक का जो चिन्ह है ना, अशोक स्तंभ का जो चिन्ह है, उसको भी हम 26 जनवरी 1950 को अपनाते हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी उसी दिन स्टेबलाइज हुआ था, जब हम रिपब्लिक डे मना रहे थे, ठीक है। तो जब रिपब्लिक डे मनाते हैं आप, उस समय हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारा स्टेबलाइज हुआ था। और जैसा कि आपको पहले बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा कब बना? 3 अप्रैल 1950 को, ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को, सॉरी। ओके, इसके बाद देखिए ये हमारा इनॉग्रेट हो गया। इनॉग्रेट होने के बाद हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है ना। तो ये सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी हैज बीन एडॉप्टेड। ओके, ये जो है सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी, ओके, यानी कि एकल प्रणाली, न्याय की एकल प्रणाली हमारा ये है, सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी है। और कहां से अडॉप्ट किया गया है? वही जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, वहीं से अडॉप्टेड है। ओके, ठीक है। अब देखिए ये तो आप समझ गए सुप्रीम कोर्ट का बेसिक फॉर्मेशन कि किस आर्टिकल में है, किस पार्ट में है, ठीक है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है इसमें, कब ये स्टेबलाइज हुआ था, कब इसका उद्घाटन हुआ, ये सब आप समझ गए हैं। ओके, अब देखिए हम बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसमें कितने जजेस होते हैं, ठीक है। अब जज के बारे में हम बात करेंगे, जजेस। ओके, तो जजेस कितने होते हैं, ये अब इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो आपके जजेस है ना, जजेज हमारे होते हैं
अभी जो जज हैं वो हमारे हैं कितने, 34 जज हैं अभी। अभी की बात तो 2026 की बात हो रही है। ओके, 34 में हम देखेंगे कि एक तो हमारे सीजीआई होंगे, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, और हमारे 33 जो हैं वो हमारे अदर जज होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हमारे 34 अभी सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, ठीक है, समझ गए आप। ओके, अब आप कहेंगे कि सर ये 34 जो जजेस हैं इंक्लूडिंग सीजेआई, ये शुरू से रहे हैं क्या इतने? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, है ना, वो डिसाइड कौन करता है कितने जज रहेंगे? तो उनका डिसीजन हमारा पार्लियामेंट लेता है, यानी कि जो संसद है वो डिसाइड करता है कि कितने नंबर इनको बढ़ाया जाए, यानी पार्लियामेंट हैज पावर टू इंक्रीज द नंबर। ओके, इसके बाद देखिए अभी क्या है कि जब तक 2019 था, 2019 तक सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो हमारे 31 थे। ओके, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन 31 से हमारे जज कितने थे, 31, लेकिन 31 से 34 हमारे जज हो गए। किससे बने ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट आया, अमेंडमेंट एक्ट, और ये अमेंडमेंट एक्ट कब आया, 2019 में। जब सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया तो इसने कहा कि अब तक जो हमारे 31 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में उसको बढ़ा के हम 34 कर देते हैं। ओके, समझ में आ गया। ओके, यानी कि आप इसमें लिखेंगे यहाँ पे कि पार्लियामेंट हैज पावर टू इंक्रीज द नंबर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कितने जज होंगे, कितना जज बढ़ा दिया जाए, तो वो सब कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में है। तो क्या क्या आते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी कि आर्टिकल 52, ठीक है। राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आपका आर्टिकल 81 81, ठीक है, ये समझ गया, वेरी गुड। अब देखिए जो आप जजेस के बारे में बात करते हैं, तो ये जो हमारे जज हैं, है ना, चलिए देखते हैं इसको, आइए। ये जो जज हैं ये, है ना, ओके, ये किस आर्टिकल में है? तो हम देखते हैं कि जो हमारा आर्टिकल है शुरुआती 124, 124, इसमें है स्टेबलाइजमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऐसे मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो 124 जो आर्टिकल है उसमें यह कहता है कि स्टेबलाइजमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कंपोजिशन यानी कि इसमें कितने जजेज होंगे, समझ में आ गया। तो ये आर्टिकल 124 में है, ओके, ठीक है। जज सुप्रीम कोर्ट के कौन बनेंगे, तो यानी कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या कोई अमेरिकन है वो भारत का सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है क्या? नहीं, नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि जो सिटीजन बनने के लिए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का वही बनेगा जज जो हमारा भारत का नागरिक होगा। और आपको पता है कि भारत के नागरिक किस तरीके से बनते हैं। भारत के नागरिक आप या तो जन्म से बन सकते हैं, ठीक है, या आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं, 12 साल रहे हैं, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है, या यदि भारत किसी देश को जीत के उसको अपने अंदर कब्जा कर लिया है ना, तो उससे आप बन सकते हैं, ठीक है, या नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से बन सकते हैं जिससे हमारा अक्षय कुमार फिर बने, या यदि आपकी डिसेंट है यानी कि आपके वंशज हैं, आपके दादा दादी यदि भारत के नागरिक रहे हैं तो आप भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो ये आपको मैं रिवाइज करा दिया हूँ कि सिटीजन ऑफ इंडिया कैसे बनेंगे, ओके, ठीक है। तो ये मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का जो नागरिक होगा वही हमारा बनेगा, ओके। फिर देखिए हर भारत के नागरिक बन सकते हैं क्या? नहीं,
क्यों? इसमें लिखा है, कंडीशन है कि एट लिस्ट कम से कम, है ना, 5 years जज जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। यानी कि लगातार 5 साल तक वो हाई कोर्ट के जज रहें, वो एक हाई कोर्ट के जज रहें, या 2 हाई कोर्ट के जज रहें, या 3 हाई कोर्ट के जज रहें, या एक से अधिक हाई कोर्ट के जज रहें, लेकिन 5 साल तक कम से कम उनको रहना चाहिए। ओके। यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते हैं ये, तो और है ये क्या, कि कम से कम एटलीस्ट एटलीस्ट 10 ईयर 10 ईयर्स क्या होने चाहिए, वर्क एज एन एडवोकेट, यानी कि वकील की तरह पे काम करेंगे ये, ऑफ हाई कोर्ट हाई कोर्ट या तो 5 साल तक जज रहे वो हाई कोर्ट के, या 10 साल तक हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट, 2 हाई कोर्ट, एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक लगातार यदि ये वकालत किए हैं, वकील रहे हैं, ठीक है, तब ये बन पाएंगे एलिजिबल, तब ये हो जाएंगे, ठीक है। ओके। यानी कि एक तो आप ये समझिए कि आर्टिकल, दूसरा ये समझिए ये, तीसरा हमारा कंडीशन है, ठीक है। ओके। और हमारा फिर आइए चौथा, चौथा क्या है भाई, चौथा पॉइंट ये बोलता है कि या तो ये, और नहीं तो या तो 5 साल जज रहें, या 10 साल वकील रहें, या मस्ट बी must be distinguished jurist in the opinion of president, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट की समझ में एक बहुत ही विद्वान आदमी जो है, जो वकालत को जानता हो, उसको भी प्रेसिडेंट चाहेंगे तो जज बना सकते हैं, प्रेसिडेंट यानी कि पार्लियामेंट। ओके, ठीक है। आगे पॉइंट देखेंगे, फोर्थ वन। चलिए ये तो हो गया, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो जो जज होते हैं, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, इनका जो अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट वो कैसे होगा, इनका अपॉइंटमेंट होता है बाय प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट महोदय जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं, बाय वारंट, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। मतलब ये है कि वारंट क्या होता है, वारंट एक लेटर होता है, एक ही चीज समझा रहा हूं मैं। यानी कि प्रेसिडेंट साहब का एक जो पैड आता है ना, जिस तरह देखे होंगे सांसद का पैड होता है लिखने का, है ना, ऊपर लिखा रहेगा, उसी प्रकार प्रेसिडेंट का भी एक लेटर होता है ना, उस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा रहेगा, लोगो बना रहेगा। उस लेटर पे ये क्या करेंगे कि ये अपने हाथ से साइन करेंगे, सिग्नेचर रहेगा इनका, और साथ में जो भारत सरकार का मुहर है वो रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से लेटर इनके लिए स्पेशली तैयार होता है, और उसी लेटर के माध्यम से प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। समझ में आ गया, गुड। ये तो अपॉइंटमेंट इनका हो गया, लेकिन यदि इनको रिमूव करना हो, यदि ये रिजाइन देना चाहते हो, ये सोच रहा हूँ कि नहीं भाई, अब मैं सुप्रीम कोर्ट का जज रह गया हूँ, अब इस पद से मैं बोर हो गया हूँ, अब मुझे रिजाइन देना है, तो रिजाइन क्या करेंगे, रिजाइन में क्या करेंगे ये, यदि इनको रिजाइन देना होगा, ठीक है, तो इसमें ये करेंगे, कैन गिव कैन गिव रेजिग्नेशन। अच्छा बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, यदि उनको रिजाइन देना है तो किसको रिजाइन देंगे, प्रेसिडेंट को या सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो जो अपॉइंट करेंगे उन्हीं को वो अपना लेटर लिखेंगे, ठीक है, किसको, यानी कि प्रेसिडेंट को। रिजाइन किस में देंगे, बोल के नहीं, बल्कि क्या करेंगे, लिखेंगे इन राइटिंग, इन राइटिंग, किसको, टू द प्रेसिडेंट, ओके।
यानी कि जब रिजाइन देना होगा तो प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखेंगे और कहेंगे कि साहब हम पोस्ट से रिजाइन दे रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट इनको प्रेसिडेंट ही किए हैं, ठीक है, इसलिए वो प्रेसिडेंट को रिजाइन देंगे। ओके, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, इनका रिमूवल कैसे होगा? इनका रिमूवल कैसे होगा? देखिए, जो सीजीआई का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी हमारे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। ओके, तो सबका प्रोसेस सेम है। सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट के जज है, तो जो जिस तरीके से जजों पे सारे नियम, अपॉइंटमेंट है, रिमूवल है, रेजिग्नेशन है, वो सब सेम प्रोसेस लागू होगा। जो कुछ अंतर होंगे वो आपको आगे मैं बताऊंगा। ओके, अभी आप समझिए कि जो जज हैं तो उसमें सीजीआई भी आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसी में आते हैं। ओके, रिमूवल कैसे होगा? देखिए, रिमूवल करने के लिए क्या होता है, इनका एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? कैन बी रिमूव्ड, एक हमारा आर्टिकल है रिमूवल में, वो आर्टिकल है, एक तो 124 एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसके आर्टिकल 124 4 में ये हमारा रिमूवल है। कैसे? आप देखिए, कैन बी रिमूव, ठीक है, हटाए जा सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट, वेरी गुड, ठीक है, हटा दिए जाएंगे। कब हटाए जाएंगे? आफ्टर, आफ्टर क्या? आफ्टर, आफ्टर द रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ठीक है। यानी कि पार्लियामेंट है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, यदि किसी को, किसी जज को उनके पोस्ट से हटाना चाहता है, रिमूव करना चाहता है, तो उनको रिकमेंडेशन करेगा पार्लियामेंट और तब प्रेसिडेंट उसको हटाएंगे। लेकिन रिमूव करने के लिए ग्राउंड तो होना चाहिए ना, कोई एक बेस होना चाहिए ना, किस बेस पे आप हटा देंगे? ऐसे तो बिना मतलब का हटाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ वो गलती किए होंगे, या तो कुछ मिसबिहेवियर किए होंगे, या तो उस पोस्ट को संभाले लायक नहीं होंगे। यानी कि जो इनका ग्राउंड होगा, जो इनका ग्राउंड होगा, वो ग्राउंड क्या होगा? ग्राउंड होगा कि इनका जो मिसबिहेवियर है वो प्रूव हो चुका है ना, यानी कि इनका जो व्यवहार है वो दुर्व्यवहार बन गया है, वो साबित हो गया है। कहाँ? पार्लियामेंट में। और दूसरा, इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी यानी कि न्याय प्रणाली में बने रहने के लिए आप जज हैं, तो आपको हर चीजें, आपका जो भी कार्य है वो सब न्यायपूर्वक होने चाहिए। यानी कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, अनसाउंडेड माइंड आपका ना हो, ठीक है, आप किसी के साथ पक्षपात ना करें। यदि ये सब चीजें आप करते हैं, इलीगल काम करते हैं, यानी कि आपके पास इनकैपेसिटी है, आप उस लायक है ही नहीं। मिसबिहेवियर भी करते हैं, फंडामेंटल राइट किसी का हनन करते हैं, ठीक है, तो वो सब पे आपको पार्लियामेंट कंसीडर करेगा, डिबेट करेगा और हटाएगा। तो ये तो हमारे ग्राउंड हो गए। ओके, प्रोसेस क्या है? रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट रिकमेंडेशन कैसे करेगा? पार्लियामेंट रिकमेंडेशन ऐसे करेगा, कैसे? कि जो भी बिल लेके आएगा उनको हटाने के लिए, रेजुलेशन जो लेके आएगा, तो रेजुलेशन जो है मस्ट बी पास्ड बाय ए स्पेशल मेजोरिटी इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। यानी कि जो भी रेजुलेशन है रिमूवल का इनका, वो मस्ट बी पास्ड पास्ड बाय अ स्पेशल स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी इन, कहाँ कहाँ पे? बोथ द हाउसेस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। स्पेशल मेजोरिटी याद रखिएगा, स्पेशल मेजोरिटी यानी क्या है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 50% तो हमारे नंबर होने चाहिए एमपी के, और साथ ही प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है वो 2/3 ऑफ टोटल मेंबर होने चाहिए, वो स्पेशल मेजोरिटी कहलाता है। स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, ये सब चीजें मैंने आपको प्रेसिडेंट के क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया, या प्रीवियस क्लास में भी मैं बताया हूँ, उसको जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब जब ये रेजुलेशन, जो प्रस्ताव है जज को हटाने का, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का, वो लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास हो जाएगा, तब क्या होगा कि रिकमेंडेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन। यानी कि ये हो गया, और मान लीजिए कि ये बजट सेशन चल रहा है, ठीक है, बजट सेशन चलेगा आपका अभी फरवरी मार्च अप्रैल तक ये चलेगा आपका। तो क्या होगा कि ये रिकमेंडेशन
रिकमेंडेशन होगा ना, रिकमेंडेशन इज presented to the president to the president in the same session। ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सेशन कैसे, देखिए 3 तरह के सेशन होते हैं। एक हमारा बजट सेशन, मानसून सेशन और हमारा विंटर सेशन, ठीक है। 3 सेशन होते हैं। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, हटाने के लिए उनका प्रूव्ड मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार साबित हो चुका है, वो उस पोस्ट पे बनने लायक रहने लायक नहीं है, साबित हो चुका है। तो उनको पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव लेके आया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग, कि इनको मान लीजिए कि जज है कोई, जज ए, तो जज ए के खिलाफ प्रस्ताव राज्यसभा और लोकसभा में आएगा और उसमें स्पेशल मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन प्रस्ताव पास होना चाहिए। जब पास हो जाएगा दोनों में, तब क्या होगा कि इनको हटाने का सुझाव, रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को उसी सेशन में देना पड़ेगा, सेम सेशन में, यानी कि बजट सेशन में मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास हुआ है तो बजट सेशन में ही देके उनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया आपको? ओके, अब देखिए, वेरी गुड। इसके बाद है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हुआ था, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं इसी में। एग्जाम्पल है, एक हमारे जस्टिस थे, क्या नाम था, वी रामास्वामी, जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ क्या हुआ 1993 में, कब, 1993 में रिमूवल का रेजुलेशन पास हुआ। ओके, तो जब रेजुलेशन लोकसभा राज्यसभा में चल रहा था, तो उस समय की जो सरकार थी, कांग्रेस पार्टी, उसने कहा कि हम इनको वोट नहीं करेंगे, मतलब इनके खिलाफ वोट नहीं करेंगे। उसने, कांग्रेस पार्टी ने वोट ही नहीं किया। तो जब वो वोट नहीं किया तो रेजुलेशन पास नहीं हुआ था, ठीक है, यानी कि इनको रिमूव, पद से हटाने का, रिमूव करने का प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। लेकिन जस्टिस वी रामास्वामी समझ गए कि पार्लियामेंट जो है हमारे खिलाफ है, यानी कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक अब नहीं रहे, तो उन्होंने खुद अपने आप से फिर रेजिग्नेशन इन्होंने कुछ दिनों के बाद दे दिया, ठीक है। ओके, तो एक ही एग्जांपल मिलते हैं, वो जस्टिस वी रामा स्वामी का। ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट पॉइंट, कि ये जो जज हैं, तो जज जो हैं इनका रिटायरमेंट क्या होता है, यानी ये कब रिटायर्ड होते हैं, ये रिटायर्ड होते हैं एट द एज ऑफ, एट द एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है, समझ में आ गया आपको? यानी कि ये 65 साल पे इनका रिटायरमेंट होता है। और आपको पता है कि 65 साल में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनका रिटायरमेंट होता है, और वहीं पे हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका रिटायरमेंट क्या होता है, 62 साल पे, ठीक है। नोट कर, यहाँ आप लिख सकते हैं, नोट, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है, उनका टर्म क्या होता है, 62 साल पे, जैसे उनकी उम्र होगी वो रिटायर हो जाएंगे। ओके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या मामला है, 65 साल। ओके, ठीक है, ये समझ गए आप, ठीक है। अब ये बात आएगा कि भैया इनकी सैलरी क्या होती है, सैलरी, सैलरी एंड जो अदर अलाउंसेस मिलता है, जो अदर अलाउंसेस मिलता है, आर डिटरमाइंड माइंड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। यानी कि जो भी इनकी सैलरी मिलती है या जो भी इनको अलाउंसेस मिलता है, वो कौन डिसाइड करता है, वो संसद है, भारत का संसद, वही डिसाइड करता है कितना देना चाहिए। ओके, और सैलरी और जो अलाउंसेस इनका है वो सब कहां से आता है, वो चार्ज्ड ऑन consolidated consolidated फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया, यानी कि इनकी सैलरी देने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला पड़ता है, ठीक है। और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 266, आपको पहले बताया हूँ, ओके। और आर्टिकल 267 से हमारा कंटीजेंसी फंड, मतलब कि इमरजेंसी में जो फंड यूज होते हैं उसका यूज है, ओके। अब जो सैलरी एंड अलाउंसेस की बात हम कर रहे हैं वो हमारे किस आर्टिकल में आता है,
ये आता है आर्टिकल आर्टिकल 125। ठीक है, 124 में आप समझ गए। आर्टिकल 124 में हमारा स्टेबलाइजमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे स्टेबलाइज करेंगे, उसमें कितने जजेस होंगे। ठीक है, तो वो सब 124 में है, यानी कि नियुक्ति कौन करेगा, उनको रिमूवल कैसे होंगे, रिजाइन कैसे करेंगे। तो आप 124 के 1, 2, 3, 4 में आप सब देख लिए। रिटायर कब होंगे, टेन्योर के क्या होगा, वो सब 124 में देख लिए। लेकिन जब सैलरी की बात आती है तो सैलरी जो है वो आर्टिकल 125 में है कि कितनी सैलरी दी जाएगी उनको, है ना? और वो सैलरी कौन डिसाइड करेगा कितना देना चाहिए? तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। पार्लियामेंट में क्यों? पार्लियामेंट में इसलिए कि उसपे बहस होती है। बहस होने के बाद ये चीज़ें डिसाइड होंगी कि कितना सैलरी इनको देना है और कितना सैलरी अलाउंसेस इनको प्रोवाइड करना है। समझ में आ गया आपको? और वो जो सैलरी होती है, तो भारत सरकार का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, वहाँ से ये मिलती है। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अब देखिए ये जो जज हैं आपके, तो जजेस का जो नियुक्ति वाली बात आती है, तो वो कैसे होता है? अब जो जजों की नियुक्ति है, अब क्या है कि कॉलेजियम सिस्टम से आपको पता है। चलिए यहाँ समझा रहा हूँ आपको मैं। ठीक, ये जो जजेस हैं, ठीक है, ओके, चलिए बताता हूँ। ठीक, जो जजेस हैं, तो आप देखिए कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम है ना, बहुत बात होती है ना, कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम। तो चलिए आज आपको हम समझाते हैं कि ये हमारा कॉलेजियम सिस्टम है क्या, ये कॉलेजियम सिस्टम है क्या। ओके, ठीक, समझिए। देखिए, ये जो आपका कॉलेजियम सिस्टम है ना, ये हुआ क्या, ये कैसे शुरुआत हुआ। एक हमारा आया कि थ्री जजेस थ्री जजेस केसेस आए। तो थ्री जजेस ऑफ केसेस हैं, यहीं से हमारा कोलिजियम सिस्टम आता है। यही हमारा जेनेसिस है, जेनेसिस है। ठीक है, और इसको एडॉप्ट कब किया गया, कोलिजियम सिस्टम एडॉप्टेड एडॉप्टेड ठीक है, बाय सुप्रीम कोर्ट, बाय सुप्रीम कोर्ट इन 1993 में। ठीक है, 1993 में सुप्रीम कोर्ट जो है कोलिजियम सिस्टम को अपना लिया। कब? जब थ्री जजेस केसेस का बात चल रही थी, तो उस समय कहा कि ऐसा करते हैं कि जो भी हमारे जजेस की नियुक्ति होगी, वो हमारा कोलिजियम सिस्टम ही करेगा, दूसरा हमारा नहीं करेगा। ठीक है, ओके। अब ये कोलिजियम सिस्टम में होता क्या है, देखिए जो कोलिजियम सिस्टम है ना, इसमें तो एक हमारे सीजीआई होंगे, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और प्लस 4 जजेस होंगे, जजेस। ठीक है, यही हमारे डिसाइड करते हैं। जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं 4 और सीजीआई, यानी कि टोटल 5 मेंबर होते हैं और ये डिसाइड करते हैं। और यही डिसाइड करते हैं कोलिजियम में कि सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बनेंगे, हाई कोर्ट के जज कौन बनेंगे, यही डिसाइड करते हैं। और जब ये डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो यही इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि जब डिसाइड कर लिए, डिसाइड करने के बाद कोलिजियम क्या करता है, मान लीजिए कोलिजियम सिस्टम में क्या है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और 4 अदर जो जज हैं, वो डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जज ऑफ किसका, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का। ठीक है, वो डिसाइड कर लिए, और ये बहुमत से पास होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि 5 लोग हैं, यदि 3 लोग सहमत हैं, 2 लोग असहमत हैं, तब वो पास नहीं होगा। ठीक है, यानी कि पूरी सहमति उनको बननी चाहिए किसी पे, यानी कि पांचों वोट सहमत हो। ओके, तो जब ये डिसाइड कर लेंगे कौन बनेगा, ठीक है, नाम पे, तो उनका नाम जो है, जज का जो नाम है ना, वो जाएगा कहाँ, लॉ मिनिस्टर के पास, जो कानून मंत्री होते हैं उनके पास जाएगा। जब लॉ मिनिस्टर के पास जाएगा, तो ये लॉ मिनिस्टर क्या करेंगे, कानून मंत्री क्या करेंगे कि ये भेजेंगे पीएम को, किसको, प्राइम मिनिस्टर को। तो जो प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे कि इन पे आईबी, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसको भेजेगा कि जिस जज का जो नाम है, नाम ये लोग रिकमेंड किए हैं, ठीक है, जज बनने के लिए, उनको आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये सही है कि गलत है। तो आईबी अपना इन्वेस्टिगेट करेगा और पता करेगा, यदि कुछ गलती निकली तो पीएम को बोलेगा कि सब ऐसी बात है। तो पीएम यदि मान लीजिए, यदि 2 केस है, यदि वो सही है तो यस करेगा, यदि ये गलत है तो नो करेगा। यदि यस कर देगा, तो पीएम क्या करेंगे, वो रिकमेंड कर देंगे किसको, प्रेसिडेंट को,
प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर देंगे, ठीक है। और प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक वारंट जारी करेंगे, वारंट, ठीक है, वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। मोहर और करने के बाद एक लेटर जारी करेंगे और इसके माध्यम से क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, ठीक है, यानी कि नियुक्ति कर देंगे। ओके, समझ में आ गया आपको? यानी कि समझिए कि जो आपका जो कोलेजियम सिस्टम है, ये कोलेजियम सिस्टम क्या होता है कि जो 3 जजेस केसेस आए थे वहीं से ये शुरुआत हुआ। कोलेजियम सिस्टम को 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उस कोलेजियम सिस्टम में 5 मेंबर होते हैं, एक सीजेआई होते हैं, ठीक है, और 4 अदर जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो होंगे। यही पांचों लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन से जज बनने चाहिए, ठीक है। 10-15 उनके पास नाम होगा, वो आपस में टेबल पे बात करेंगे और कहेंगे अच्छा एक काम करते हैं कि केरल के एक जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको लेके आते हैं। दूसरा कहेगा हाँ एक बात करते हैं कि त्रिपुरा का जो है उनको लेके आते हैं। उसी प्रकार तीसरा बोलेगा कि ठीक है हम जम्मू कश्मीर को लेके आते हैं। यानी कि नॉर्मल बातें होती हैं, ठीक है, कोई ऑफिशियली बात नहीं हो रही, नॉर्मल ये लोग डिबेट करते हैं, ठीक है। जब ये बात करेंगे तो उसके बाद ये लोग नाम सुझाव देंगे, अपने हम डिसाइड करेंगे। और जब सभी लोग दो, मान लीजिए 2 वैकेंसी है तो 2 नामों पे सबकी सहमति बन गई पांचों की, तब फिर वो लॉ मिनिस्टर को भेजेंगे। लॉ मिनिस्टर यानी कानून मंत्री क्या करेंगे कि उसको देखेंगे और पीएम को भेजेंगे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जाएगा वो। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई तो आईबी लगा देगी कि भैया ये जो 2 नाम आए हैं आप इसको चेक कीजिए कि ये कोई इलीगल काम तो नहीं किए हैं, गैर कानूनी काम तो नहीं किए हैं। आईबी चेक करेगा। आईबी चेक करने के बाद यदि कहेगा कि नहीं साहब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, ये सही है, तब पीएम क्या करेंगे कि पीएम प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे कि साहब ऐसा है कि इनको आप अपॉइंटमेंट कर दीजिए एज अ जज, ठीक है। ओके, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि फिर एक अपना जो पैड होता है उनका उस पे अपना साइन करेंगे, मुहर लगाएंगे और उनको अपॉइंटमेंट कर देंगे उनका नाम लिख के, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए कि आईबी जो है रिपोर्ट दी और सरकार ने मना किया कि नहीं नहीं ये जो आदमी सही नहीं है, इसको आप रिकमेंड मत कीजिए, दूसरे को रिकमेंड कीजिए, तो फिर ये भेजेगा किसको, 5 मेंबर जो है सीजीआई के, मतलब सुप्रीम कोर्ट के। तो वो 5 मेंबर फिर क्या, यदि वो 5 मेंबर फिर से यदि उसी का नाम रिकमेंड कर दिए तो अब सरकार की मजबूरी हो जाएगी उनको जज बनाने के लिए। समझ में आ गया? बहुत आसानी से समझाया हूँ, आप इसको समझिए, यही हमारा प्रोसेस होता है। और इसी में आरोप लगते हैं कि नेपोटिज्म का, ठीक है, भाई भतीजावाद वाद का, ठीक है, एक जात विशेष के लोग हैं, है ना? तो सुप्रीम कोर्ट का भी सब चीजें चल रही हैं। तो इसीलिए इस चीज को खत्म करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने भी एनजेएसी लेके आया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट जो हमारा कमीशन था, वो लेके आए। वो हमारा आर्टिकल 124 ए में मेंशन है, बट वो चीज अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जज चाहते हैं कि जुडिशरी सिस्टम एजुकेटिव और लेजिस्लेटिव से पूरी अलग रहे और जुडिशरी में इंटरफेयर वो न करे, ठीक है। तो ये आपका क्या था, कॉलेजियम सिस्टम। इसको आप समझ गए कि जजों की नियुक्ति कैसे होती है, कॉलेजियम कैसे रिकमेंड करता है नाम, ठीक है, और प्रेसिडेंट कैसे उसको अपॉइंट करते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें आपको नहीं होगा। आप डाउट होगा तो फिर से वीडियो आप देख लीजिएगा, एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझाने का मैं कोशिश किया हूँ, ठीक है। आगे देखिए, जब ये सब सारी चीजें हो जाती हैं फिर हम देखेंगे कि क्या देखेंगे, आर्टिकल आर्टिकल 124 देख लिए, 125 भी देख लिए हैं सैलरी वाली बातें। अब देखेंगे हम 126। आर्टिकल 126 में ये है, बताता है ये क्या, एक्टिंग एक्टिंग सीजीआई सीजीआई, यानी कि मान लीजिए कि सीजीआई रिजाइन दे दिए हैं, ठीक है, या मर गए हैं सडनली, यानी कि जब व्हेन सीजीआई पोस्ट वैकेंट, ठीक है, सीजीआई मर गए हैं या रिजाइन दे दिए हैं या इनको हटा दिया गया है पद से, तो सीजीआई का पोस्ट खाली हो गया। तो उस समय क्या करेंगे कि हम एक्टिंग सीजीआई को लेके आएंगे, है ना। और जो भी हमारे दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं सीनियर मोस्ट, उनको हम तुरंत तत्काल एक्टिंग सीजीआई बनाते हैं, है ना। कि अभी आप पूरे तरीके से सीजीआई नहीं बने हैं, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप पूर्ण रूप में नहीं है, लेकिन उनका कार्य करने के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है। तो वो चीजें कहाँ पे आएंगी, आर्टिकल 126 के अनुच्छेद में वो चीजें मेंशन है। और जब एक्टिंग सीजीआई एज ए सीजीआई काम करेंगे तो सारे पावर, सारे इनुमरेशन, सैलरी सब सीजीआई का लेने का उनका हक बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सीजीआई बन गए, एक्टिंग सीजीआई के बारे में बात हो गई है, ओके। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 127। आर्टिकल 127 में मेंशन है क्या, एडहॉक
एडी, एडहॉक जज, एडहॉक जज, ठीक है। ये एक्टिंग सीजीआई और एडहॉक जज के बारे में बात हो रही है, किसका? ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, ठीक है। फॉर टेम्पररी, टेम्पररी पीरियड, ठीक है। यानी कि परमानेंट नहीं होते एडहॉक, यानी कि मान लीजिए कि जिस तरीके से संविदा पे रखा जाता है ना कुछ समय के लिए, उसी प्रकार पे एडहॉक जज को नियुक्ति की जाती है। ओके, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो हैं एडहॉक, ये कैसे होते हैं। एडहॉक के लिए क्या होता है, जो एडहॉक जज हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है। जो हमारे सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये देखते हैं कि कोई भी पार्लियामेंट में कोई भी सुप्रीम कोर्ट में एक कोरम होता है ना, कि कैसे डिसीजन लेना है, कैसे बेंचेस चलेंगी, उस सब के चलने के लिए हमारा, जैसे मान लीजिए अभी जैसे पार्लियामेंट में आप देखे थे कि जब तक टोटल मेंबर के 1/10 मेंबर प्रेजेंट नहीं रहेंगे तब तक पार्लियामेंट मतलब लोकसभा आपका नहीं चलेगा। उसी प्रकार 1/10 मेंबर टोटल के यदि प्रेजेंट नहीं है तो राज्यसभा नहीं चलेगा, यानी कि वो कोरम था। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट में भी कोरम होता है कि कम से कम इतने जजेज होने चाहिए। यदि जितना डिसाइड है उतना जजेज नहीं है तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या करते हैं कि एडॉक जज को नियुक्ति करते हैं। ओके, कोरम पूरा करने के लिए, ठीक है। और वो जो एडॉक जज होते हैं जिसको अपॉइंट सीजीआई करते हैं, ठीक है, यानी कि रुकिए, एडॉक जज अपॉइंटेड, अपॉइंटेड बाय कौन? सीजीआई। ये इंपॉर्टेंट है। एक्टिंग सीजीआई को तो प्रेसिडेंट करेंगे क्योंकि सीजीआई है, लेकिन एडॉक जज को अपॉइंट करने के लिए हमारा जो सीजीआई हैं, ये हमारा सीजीआई अपॉइंट करते हैं। पहली बात समझ गए? ओके, किसको करते हैं? ये जो हैं ये जज ऑफ द, जज ऑफ अ हाई कोर्ट, कोई भी एक हाई कोर्ट है, इलाहाबाद का हाई कोर्ट हो गया, गुवाहाटी का हो गया, पटना हाई कोर्ट का हो गया, किसी भी जो भी इंडिया के टेरिटरीज में हाई कोर्ट हैं वहां के किसी भी एक जज को कोरम पूरा करने के लिए सीजीआई उनको अपॉइंट कर सकते हैं एडॉक जज के लिए। समझ में आ गया? ओके, तो उससे क्या हो जाएगा, उनका कोरम पूरा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सीजीआई अपॉइंट करते हैं तो क्या करते हैं कि वो जिस हाई कोर्ट से बिलोंग करते हैं जज, तो वहाँ के जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, वहां से कंसल्ट कर लेते हैं, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनसे भी कंसल्ट कर लेते हैं सीजीआई कि ठीक है इस आदमी को एडहॉक जज पे अपॉइंट किया जा रहा है, आप लोग सहमत हैं? तो सामान्यतः जो सीजीआई चाहते हैं तो सभी लोग इन बातों से सहमत रहते हैं, ठीक है। तो जो एडहॉक जजेस की बात होती है वो हमारा आर्टिकल 127 में मेंशन है, और ये किस लिए होता है? टेम्परेरी पीरियड के लिए, और किस लिए? टू कंप्लीट, टू कंप्लीट द कोरम, कोरम ऑफ जजेस, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ओके, अब देखिए हम देखेंगे आर्टिकल, आर्टिकल 129 को। आर्टिकल 129 यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों आर्टिकल 129 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। इसमें यह है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आपका जो है, ये सुप्रीम कोर्ट इज अ, इज अ कोर्ट ऑफ, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड, यानी कि अभिलेख जो होते हैं ना, ठीक है, अभिलेखों का एक हमारा कोर्ट है। ये सारे अभिलेख यहीं पे रखे जाते हैं। तो सारे अभिलेख रखे जाते हैं कि मतलब आप समझिए क्या है, यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दिया है, ठीक है, अब तक, जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि 2014 का जो इलेक्टोरल बॉन्ड था उसको बोला कि ये हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यानी कि जिस प्रकार से मोदी गवर्नमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करके पैसा इकट्ठा कर रही थी, अब वो इकट्ठा नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में चला गया, ठीक है। यानी कि इनके जो डिसीजन होते हैं ये भविष्य में साक्ष्य और नजीर के रूप में मान्य होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है इन फ्यूचर एविडेंस और प्रेसिडेंट के रूप में वैलिड होता है, ठीक है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होता है, यानी कि जो भी डिसीजन है, जो भी कार्यवाही है, और जो भी अभिलेख है, यानी जो भी रिकॉर्ड है ना, अस्थायी रूप से सुरक्षित रहते हैं।
यानी कि जो भी एक बार सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दिया वो हमारे परमानेंटली स्टोर रहते हैं, जब तक उसमें जुडिशियल रिव्यू करके उसको मॉडिफाई न किया जाए, अमेंडमेंट न किया जाए। यानी कि अब तक जो सुप्रीम कोर्ट अभी तक जो बोल दिया है वो लागू रहेगा। ठीक है, और उसी के अनुसार वो काम चलेगा, पूरे भारत में वो लागू रहेगा और सारे कोर्ट को उनकी बातें माननी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया? देखते हैं क्या है। दूसरी बात, ये जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट का पावर है, क्या पावर है? पावर टू पनिश पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मान लीजिए यदि कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दिया है, आप उसका पब्लिकली या न्यूज़पेपर में आपका जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है उसके थ्रू यदि आप उसका कंडेम करते हैं, उसको विरोध करते हैं आप, तो सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के आपको पनिशमेंट दे सकता है। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है आप उसका विरोध नहीं कर सकते। ओके, समझ में आ गया? और ये तो पहली बात ये है। दूसरा आपको बताया हूं मैं कि जो भी इनका जो डिसीजन है वो हमारा फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में क्या करेगा ये? एविडेंस यानी कि साक्ष्य और नजीर यानी कि प्रीसीडेंट बनेगा ये। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय यदि ले लेगा तो जितने हमारे हाई कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, सब हो गए, सब जगह वो चीजें लागू हो जाएगा। तो इसीलिए इसको आर्टिकल 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। दूसरी बात जानिए, आर्टिकल इसमें इसके साथ एसोसिएटेड तो बता दे रहा हूं मैं। एक है आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 का मतलब ये है कि जो भी डिसीजन होगा, जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है अपने वर्डिक्ट में, जो भी बताया है ना, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वुड, ठीक है, बी बाउंडेड बी बाउंडेड अपॉन द कोर्ट ऑफ इंडिया, अपॉन द अदर कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि आपको आर्टिकल 129 के थ्रू मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब जो भी उनका निर्णय होगा, जो भी उनका वर्डिक्ट आएगा, वो हमारे पूरे भारत में समान रूप से लागू हो जाएगा। और लागू तो होगा ही, साथ में ये है कि वुड बी बाउंडेड, यानी कि जो भी हमारे कोर्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानना ही पड़ेगा। वो हमारा आर्टिकल 141 में मेंशन है। ठीक है, ओके, ये समझ गए आप? ये एडिशनल आपको 129 के बाद 130 131 आएगा, लेकिन आपको ये एक्सप्लेन कर दिया 141 इसके साथ, यानी कि 129 148 1 के साथ चलेगा। ओके, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे आर्टिकल आर्टिकल 131। इंपॉर्टेंट है ये, है ना? क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए। आर्टिकल, पेन चेंज करते हैं ना। ओके, अब देखिए ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 131 131 आर्टिकल ये है, ये क्या करता है? ये कहता है डील्स विद ओरिजिनल ओरिजिनल जो हमारा जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे को बताता है ये कि हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में आर्टिकल 131। अच्छा, अब ये देखिए जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ये है क्या? ये जो आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ये होता है कि डिस्प्यूट है, मान लीजिए कोई डिस्प्यूट्स है, कोई विवाद है, कहाँ पे? बिटवीन, डिस्प्यूट बिटवीन, कहाँ भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल और कोई एक स्टेट में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सेंटर वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट ओवर रिवर वाटर। मान लीजिए कि नदी का जल है, तो मान लीजिए कि एक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो मान लीजिए एक नदी आ रही है, ठीक है, मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश में, है ना। तो मध्य प्रदेश पानी नहीं छोड़ता है उत्तर प्रदेश के लिए,
ठीक है। तो अब उत्तर प्रदेश को पानी नहीं मिल रहा है और नदी तो नेशनल प्रॉपर्टी है, तो उसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है वो, ठीक है। मान लीजिए तो वो स्टेट स्टेट का डिस्प्यूट हो गया, तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा वो, तो वो क्या होगा, वो ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन हो गया, ठीक है। तो यानी कि जो भी विवाद होगा वो सेंटर का या स्टेट का, ठीक है। दूसरा, डिस्प्यूट बिटवीन बिटवीन किसका किसका, स्टेट एंड स्टेट, जैसे कि एग्जाम्पल पे हमारा यूपी हो गया, ठीक है, और हमारा एमपी हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ मैं ना, ठीक है। ये भी हमारा मान लीजिए हरियाणा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा। या फिर देखेंगे बिटवीन बिटवीन किसी किसके बीच में भैया, मान लीजिए एक साइड सेंटर है, केंद्र सरकार है, प्लस केंद्र सरकार से सपोर्टेड कोई स्टेट है। मान लीजिए कि केंद्र सरकार की सपोर्टेड गवर्नमेंट कौन है, उत्तर प्रदेश हो गई या उत्तराखंड, तो वो सेंटर और स्टेट हो गए। दूसरा हमारा स्टेट्स, स्टेट वर्सेस स्टेट, मतलब वर्ष नहीं प्लस, यानी कि ये मान लीजिए कि आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए कि केरला हो गया। तो सेंटर और स्टेट में जो हमारे डिस्प्यूट होते हैं, है ना, उन सबों का जो भी डिस्प्यूट हो वो सब हमारे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं। समझ में आ गया। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता दें, एग्जाम्पल के तौर पे सेंटर सेंटर वर्सेस स्टेट, स्टेट डिस्प्यूट ओवर रिवर वाटर, रिवर वाटर, ठीक है। समझ में आ गया। मतलब ये है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि सेंटर और स्टेट में, हमारी जीएसटी है, यदि सेंटर गवर्नमेंट कहा है कि ठीक है आपको 42% हम देंगे, यदि 42% तो उसने दिया है, लेकिन किसी स्टेट को जितना मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ कोर्ट कहाँ करेगा, वो तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट और बोलेगा कि ठीक है मुझे इतना जीएसटी मिलना चाहिए था, ये सरकार मुझे नहीं दे रही है। तो वो चीजें ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन में आएगा और सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, किसी और कोर्ट में नहीं चलेगा, हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। अरे गवर्नमेंट हाई कोर्ट क्या करने आएगी, वो सुप्रीम कोर्ट में देखेगी मामला, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई स्टेट है, एक दूसरा स्टेट है, वहां पे पानी का विवाद है, ठीक है, तो वो उस स्टेट के हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि सीधे आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चीजें होती हैं वो ओरिजिनल हमारा 131 में डील होता है, ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल आर्टिकल 132 से 134 तक, ठीक है। आर्टिकल 132 से 134 ये किसको डील करता है, डील विद डील्स विद किसके साथ, एपिलिएट एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। एपिलेट जो हमारा ज्यूरिसडिक्शन है ये, और ये जो हमारा एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है, ये हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा या तो सिविल सिविल या क्रिमिनल, सिविल या क्रिमिनल अपील है, अपील है, ठीक है। कैसे, देखिए, मान लीजिए कि कोई एक हाई कोर्ट है, अपीलेट मतलब अपील करना, सिंपल अपील करना, तो अपील किसके खिलाफ करते हैं, और अपील कहाँ करते हैं, जो निर्णय दिया है उसके खिलाफ जो उससे बड़ा है वहां पे जाके आप अपील करेंगे, ठीक है। यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए क्या है कि अपील अपील अगेंस्ट अपील अगेंस्ट हाई कोर्ट हाई कोर्ट डिसीजन, किसमें, देखिए मान लीजिए फौजदारी हो गया या क्रिमिनल हो गया, मान लीजिए भूमि का जो है आजकल देखते हैं कि बहुत सारे केसेस आते हैं, भूमि विवाद हो गया, आपका जमीन कोई हड़प लिया है, आपका जमीन हड़प लिया, तो क्या होगा कि पहले तो आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई एक निर्णय दे दिया है, तो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है, एक पक्ष संतुष्ट नहीं होगा और एक पक्ष संतुष्ट होगा, तो एक पक्ष संतुष्ट नहीं होगा तो वो फिर चला गया हाई कोर्ट में, ठीक है। एपलेट जुरिस्डिक्शन लेके हम जा रहे हैं अपील करने के लिए कि हमारे खिलाफ ये गलत दे दिए हैं, ओके, ठीक है। उसी प्रकार अब समझिए हाई कोर्ट में यदि भूमि को लेके कोई मामला चल रहा है, ओके, और हाई कोर्ट ने क्या किया, एक पक्ष में फैसला सुना दिया
और दूसरा पक्ष उससे असंतुष्ट है। तो दूसरा पक्ष जो असंतुष्ट है वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट और कहेगा कि हाई कोर्ट, जो मान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो गलत है, आप कृपया करके इस पे आप देखिए और हमें सुनिश्चित जो हमारा अधिकार है, ठीक है, जो न्याय है हमको देने की कृपा कीजिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो डिसीजन है, उसको अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो वो हमारा अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन कहलाता है। ठीक है, ओरिजिनल मतलब कि जो कहीं नहीं गया है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, वो हमारा ओरिजिनल है। अपीलेट का मतलब कि पहले वो मामला कहीं चला है, उसके पीछे डिसीजन आए हैं, उस डिसीजन को जाके हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, तो वो हमारा अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन कहलाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरी बात कि मान लीजिए हाई कोर्ट जो है, ठीक है, किसी चीज पे देता है निर्णय और कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ये मेंशन है, तो इसी आर्टिकल के थ्रू हम आपको निर्णय सुनाते हैं, ये कह दिया। लेकिन आपको लगता है कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये नेचुरल जस्टिस नहीं है, यानी प्राकृतिक रूप से न्याय नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास और कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के अनुसार अपना निर्णय दिया है, ठीक है, वो सही है, लेकिन साहब ऐसा है कि मुझे लगता है कि ये न्यायिक तौर पे अच्छा नहीं है, इस पे आप निर्णय लीजिए। तब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को समझाएगा, है ना? तो क्या करेगा? यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी यदि क्वेश्चन में पूछ दे कि संविधान का व्याख्या करना सुप्रीम कोर्ट के किस ज्यूरिसडिक्शन में आता है, किस न्याय प्रणाली में आता है, तो ऑप्शन दे देगा ओरिजिनल, अपीलेट, स्पेशल, ठीक है, रिव्यू पावर। तो आप उसमें सीधे अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन पे क्लिक करेंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, यानी कि संविधान की व्याख्या हमारा अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन में होगा। ठीक है, ओके। ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जितना आप समझ सकें उसको और जितना ऑब्जेक्टिव में सही कर सकें, उतने पे ही मैं अपने को लिमिट करूँगा। ठीक है, ओके। तीसरा जो है एप्लेट में आता है एसएलपी। एसएलपी का मतलब होता है स्पेशल स्पेशल लीव पिटिशन। ठीक है, ये होता है। और आप देखेंगे कि जो आपका ये एसएलपी है, ये एसएलपी, ये आपका क्या है? आर्टिकल आर्टिकल सब मेंटेन करते हैं ना, ठीक है। ये जो आपका एसएलपी है ना, ये एसएलपी आपका कहाँ आता है? ये आता है आर्टिकल आर्टिकल 136 में। एसएलपी स्पेशल मेंशन है। एसएलपी जो है ये हमारा मोस्ट पावरफुल डिस्क्रिशनरी पावर है, मोस्ट पावरफुल डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो विवेकाधीन है वो क्या निर्णय लेता है, वो एसएलपी में आता है, 136 में मेंशन है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, गुवाहाटी हाई कोर्ट हो गया, या कोई भी ट्राइब्यूनल बने हैं, है ना, कोई भी ट्राइब्यूनल बने हैं, वो फाइनेंस ट्राइब्यूनल बने हैं, ठीक है, या जुडिशरी के जो ट्राइब्यूनल बने हैं, ठीक है, या मान लीजिए कि फैमिली को लेके कुछ हमारा ट्राइब्यूनल बना है, यदि वो कोर्ट या ट्राइब्यूनल जो है, यदि कोई निर्णय लेता है, ठीक है, उस निर्णय को आप सहमत नहीं है, तो आप एसएलपी दायर करके आप सुप्रीम कोर्ट से सुझाव मांग सकते हैं। ठीक है, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करेगा, उसको देखेगा और फाइनल अपना डिसीजन देगा कि ये करना है। ठीक है, यानी कि एसएलपी स्पेशल लिव पिटिशन के बारे में आए तो वो भी हमारा एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में ही आता है और वो हमारा आर्टिकल 136 में मेंशन है। ओके, ठीक। अब देखेंगे, आर्टिकल आर्टिकल 137, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 137 में है रिव्यू रिव्यू पावर। रिव्यू पावर मतलब
कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी निर्णय दिया है उसको बाद में वो क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, है ना, कि नहीं हमने जो पहले डिसीजन दिया था वो हमारा गलत है, इसको हम सुधारते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, बेरू-बेरी केस आया था, उसमें उसको पार्ट माना ही नहीं गया था, प्रियम्बल को पार्ट नहीं माना गया। लेकिन जब केशवानंद भारती का केस आया, उसमें जो हमारा प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसको कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है? यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो यानी कि एक बार बोलता है सुप्रीम कोर्ट कि नहीं भाई प्रियम्बल हमारा पार्ट नहीं है, दूसरी बार बोलता है कि नहीं हमारा पार्ट है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो रिव्यू करता है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है, अपने डिसीजन को चेंज करता है। तो जब अपने डिसीजन को चेंज करता है, रिव्यू करता है, तो वही हमारा रिव्यू पावर वो किस आर्टिकल में है? वो हमारा आर्टिकल 137 में मेंशन है। समझ में आ गया? ओके, यानी कि इसको लिख देता हूं, आप समझिए रिव्यू पावर है क्या। ये जो रिव्यू पावर है ना, यानी रिव्यू रिव्यू एनी जजमेंट pronounced or order made by itself। यानी सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट दिया है या आदेश दिया है, उसको फिर से वो रिव्यू कर सकता है, फिर से उसको सुधार सकता है, ठीक है। यानी कि मतलब ये भी हो सकता है कि जो हमारा कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कैन रिव्यू इट्स जजमेंट, ठीक है। ओके, अब ये जो द कंसेप्ट, मतलब रिव्यू पावर का मतलब कि द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो ये हमारा क्या है, रिव्यू है पावर, यानी कि द कंसेप्ट ऑफ है ना, जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू यही हुआ ना। यदि सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई रिव्यू चलता है तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी है यानी कि जुडिशियल रिव्यू बोल सकते हैं आप, यही है। ओके, अब ये जुडिशियल रिव्यू जो है ये कहाँ से इंडिया में लिया गया? तो आपको पता है यूएसए से लिया गया है, ठीक है। तो क्या जुडिशियल रिव्यू सिर्फ इंडिया में है? नहीं, जुडिशियल रिव्यू जो है इंडिया और यूएसए दोनों में है, ये हमारा ब्रिटेन में नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? ओके, जुडिशियल जो रिव्यू होता है इसमें क्या होता है, यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है इसमें ये होता है कि पहली तो बात कि जो एपलेट जो जुरिडिक्शन था उसमें हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मेंशन है। लेकिन जब रिव्यू में पूछ दे तो हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। जैसे प्रियम्बल के केस में हुआ था, उसको जुडिशियल रिव्यू किया तो इंटरप्रिटेशन हमारा ये होगा, ठीक है। ये हमारा जुडिशियल रिव्यू कौन कर सकता है? भैया हमारा दोनों कर सकते हैं। दोनों मतलब कौन? अरे भाई दोनों मतलब सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट, ठीक है। ओके, ये जो जुडिशियल रिव्यू होता है ये किस पे बेस्ड होता है? इज बेस्ड ऑन प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, ठीक है। और आपको पता है कि जो प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ है ये कहां से लिया गया है? ब्रॉट फ्रॉम वेयर? तो आपको पता है कि जापान से लिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये जो प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ है वो हमारे जापान से लिया गया है, एंड रूल ऑफ लॉ जो आता है वो हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये सब चीजें हमारे प्री एग्जाम में या जो भी वनडे एग्जाम में पूछता है, तो जो प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ ये जापान से लिया गया, आप नोट डाउन करते रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ का मतलब क्या है? यानी जैसे हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 13, ठीक है। यानी आर्टिकल 13 में क्या है कि यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें नहीं है ना, तो आप उसको देखिए। आर्टिकल 32 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 को बोला जा गया है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोले हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, ठीक है। तो आर्टिकल 32 से क्या है कि आप
आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके रीट दाखिल करवा सकते हैं। वो रीट हमारे 5 तरह के होते हैं, हेबेस कॉर्पस हो गया, मैंडेमिस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, सर्टिलरी हो गया, ठीक है, तो क्यू वारंटो हो गया। तो ये सब चीज़ें आप देखिए। फिर आर्टिकल 136, आर्टिकल 137, ठीक है, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227, यानी कि प्रोसीजर जो स्टेबलाइज बाय लॉ है, जो हमारे संविधान निर्माता ने आर्टिकल बना बना के जो चीजें लिखी हैं, उसी के थ्रू आपको जुडिशियल रिव्यू करना पड़ेगा। यानी कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, मतलब कि आपके फंडामेंटल जो राइट्स हैं, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 12 से जो 35 तक जो आपके हैं फंडामेंटल राइट्स, उसका उल्लंघन ना हो। यदि उसका उल्लंघन हो तो आर्टिकल 32 के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं और कहेंगे आप कि यह हमारा फंडामेंटल राइट्स का मूल अधिकार का हमारा उल्लंघन हुआ है, आप इस पे एक्शन लीजिए। तो ये सब हमारे प्रोसीजर्स हैं, स्टेबलाइज बाय लॉ हुए हैं। तो इसी के माध्यम से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा जुडिशियल रिव्यू करता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक है हमारा आर्टिकल आर्टिकल 142, ओके, 142। देखिए, 142 का मतलब ये होता है ना, ये हमारा बताता है किसको, कंप्लीट कंप्लीट जस्टिस के बारे में, यानी कि पूर्ण न्याय के बारे में ये हमारा बताता है, ठीक है। यानी ये यूनिक पावर है क्या, कंप्लीट पावर है क्या, कंप्लीट जस्टिस है क्या, है ना। यानी कि ये क्या है, यूनिक यूनिक पावर टू कंप्लीट जस्टिस। आर्टिकल 142 142 जो है, यह कंप्लीट जस्टिस देने के लिए बात करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, जैसे हमारा क्या है, एक हमारा कंसेप्ट आता है। कौन सा कंसेप्ट आता है भाई? कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव क्यूरेटिव पिटिशन। पिटिशनर, क्यूरेटिव पिटिशनर, है ना। इसका मतलब यह है, क्यूरेटिव पिटिशनर का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ दायर की जाने वाली अंतिम कानूनी उपाय, ठीक है। जैसे एग्जांपल में रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 में केस चला था, ठीक है। तो उस पे क्या था, क्यूरेटिव मतलब उपचार करना, है ना। यानी किसी दवा से आप उपचार हो जाते हैं, आयुर्वेदिक दवा से उपचार हो जाते हैं, उसी प्रकार कंप्लीट जस्टिस में हमारा एक कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशनर है। ठीक है, पिटिशन बोलते हैं इसको, लेकिन पिटिशन में बोल दिया मैं, पिटिशन पिटिशन, ठीक है, ओके। तो जो हमारा क्यूरेटिव पिटिशनर में है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या किया है कि कोई एक आदेश दे चुका है, ठीक है। जब आदेश दे चुका है तो आप उस आदेश से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, और जब आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन डाल के आप उनसे बोलेंगे कि महोदय, हमें आर्टिकल 42 में कंप्लीट जस्टिस की डिमांड है, बताया गया है, तो हमें, मैं क्या हूँ, क्यूरेटिव पिटिशनर बन के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने जो डिसीजन दिया है ना, जो डिसीजन दिया है उस पर आप सोचिए, अंतिम कानूनी उपाय बताइए। जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल है क्यूरेटिव पिटिशनर का, बता दे रहा हूँ मैं। रूपा अशोक रूपा अशोक रूपा अशोक हुर्रा बनाम बनाम अशोक हुर्रा, ठीक है। और ये हमारा कब है, 2002 में इसके खिलाफ दाखिल हुई थी, ठीक है। कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 में अपना वर्डिक्ट दे दिया था, अपना डिसीजन दे दिया था, लेकिन फिर इसको क्यूरेटिव पिटिशनर के तौर पे इन्होंने अप्लाई किया, कंप्लीट जस्टिस का डिमांड किया आर्टिकल 142 के तहत। समझ में आ गया आपको? ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, जितना प्री के लिए चाहिए बस इतना। इसका जो जो एक वर्डिक्ट है, जो भी इनके जो आर्गूमेंट है, यदि इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा क्लासेस हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए अपने को कंट्रोल कर रहा हूँ। अब देखेंगे आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 है क्या? ये हमारा आर्टिकल 143, आई लव यू, ठीक है। शॉर्टकट चलता है ना आजकल, बच्चे चाहे
जो 1990 के आसपास जो लिए होंगे जन्म, उस पीढ़ी के जो होंगे, तो 143 को समझते थे शॉर्टकट आई लव यू, है ना। तो इसी तरह समझिए कि आई लव यू। तो जब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को बोले आई लव यू, मतलब कि यदि प्रेसिडेंट जो हैं सुप्रीम कोर्ट से कोई सुझाव लेना चाहते हैं तो आर्टिकल 143 का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है आर्टिकल 143, ये हमारा एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन है। ज्यूरिस्डिक्शन किसका? सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन यानी कि सुझाव देने वाला इनका ज्यूरिस्डिक्शन है। इसमें यह होता है आर्टिकल 143 में कि प्रेसिडेंट, कौन? प्रेसिडेंट क्या करते हैं? सिख ये खोजते हैं कि भैया हम सुझाव दे दीजिए, ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट से सुझाव मांगना। ठीक है, जब ये मांगते हैं तो इस जो एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन होते हैं इसमें कितने जजेस होने चाहिए? तो मिनिमम 5 जज होने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और प्रेसिडेंट हमारे डिमांड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कैसे कि हमारे प्रेसिडेंट महोदय जो हैं, प्रेसिडेंट हमारा महोदया जी जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने क्या किया था? रेफर किया था। क्या रेफर किया था? जो अयोध्या का डिस्प्यूट है, अयोध्या डिस्प्यूट, ठीक है, अर्लियर फॉर ओपिनियन। ओके, यानी कि अयोध्या मंदिर का जो डिस्प्यूट चल रहा था उस पे प्रेसिडेंट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप इस पे ओपिनियन दीजिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट इसमें यह है कि आर्टिकल 143 जैसा बताया गया है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन यानी कि बस सुझाव ही दे सकता है ये, लेकिन ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पे आर्टिकल 143 के तहत कि प्रेसिडेंट इनसे सुझाव मांगे सुप्रीम कोर्ट से। जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपना सुझाव दे। ठीक है, वो अपना सुझाव दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, दो चीजें होंगी। ठीक, दूसरी बात, यदि सुप्रीम कोर्ट अपना सुझाव नहीं दिया तो कोई बात नहीं। दूसरा, यदि सुप्रीम कोर्ट अपना सुझाव दे दिया तो जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उस सुझाव को माने या ना माने। मान लिया तो कोई बात नहीं, नहीं माने भी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी कि बाइंडिंग इन नेचर ये नहीं है। लेकिन जब एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है तो उसमें कम से कम 5 जज अपॉइंट होते हैं, 5 जज मिलकर अपना सुझाव देते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी प्रेसिडेंट सुझाव मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से तो 5 जज मिलकर सुझाव देंगे। ठीक है, बशर्ते वो सुझाव दें या न दें, बाइंडिंग नहीं है। और यदि सुझाव दे भी दिए तो प्रेसिडेंट हमारे माने या ना माने ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, ओके। अब देखिए इसको शॉर्टकट में जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं हम लोग, है ना। देखिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का, अच्छा ठीक है, अभी और देखिए, एक आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन है। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों के गार्जियन होते हैं, हमारे बच्चे पीटीएम में हमको बुलाया जाता है गार्जियन के तौर पे, उनकी देखभाल हम गार्जियन के तौर पे करते हैं। उसी प्रकार संवैधानिक तौर पे सुप्रीम कोर्ट भी हमारा गार्जियन है। क्यों गार्जियन है? इसलिए गार्जियन है कि ये क्या करता है, ये हमारा प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर किसका प्रोटेक्टर है? ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है ये आपको पता है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो, अवहेलना हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट क्या है? आपका संवैधानिक तौर पे गार्जियन है। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो अपना रिट जारी करेगा और वो आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ओके। दूसरा क्या है? ये है कि मेंटेन फेडरलिज्म, मेंटेन फेडरलिज्म, यानी कि जो संघवाद है, जो फेडरलिज्म का है, उसको भी ये मेंटेन करता है। ठीक है, कैसे मेंटेन करता है? आर्टिकल 131 के, है ना। आर्टिकल 131 में आप देखते हैं कि जो भी आपका जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी कि स्टेट और सेंटर में कोई डिस्प्यूट हो जाए
तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि उस पर सुझाव देगा, उस पर निर्णय लेगा, यानी कि वही हमारा प्रोटेक्ट करेगा, स्टेट और सेंटर आपस में नहीं लड़ेंगे। ठीक है। साथ ही साथ ये हमारा क्या करता है कि पावर ऑफ कंप्लीट जस्टिस, यानी कंप्लीट जस्टिस ये किसमें है? आर्टिकल 142 में है। समझ में आ गया? ओके, ये भी आ गया। ठीक। दूसरी बात है कि हमारे गार्जियन के तौर पे क्या काम करता है, ये हमारा इंश्योर करता है। क्या इंश्योर करता है? इंश्योर रूल ऑफ लॉ। ठीक है। रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है। यानी कि ये हमारा किस में है? आर्टिकल 141 में। और ये हमारा क्या है? ये बाइंडिंग होता है। ठीक है। समझ में आ गया? ये हमारा बाइंडिंग है, रूल ऑफ लॉ, ये चीजें हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे गार्जियन के तौर पे काम करता है। किस तरीके से? यदि हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे जो मूल अधिकार है उसका अवहेलना होगा तो हम अपने गार्जियन के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और कहेंगे कि इस पे आप डिसीजन लीजिए। ठीक है। यदि सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसका निस्तारण कर देगा। तो गार्जियन के तौर पे काम करेगा वो। ठीक है। और रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए ये हमेशा तैयार रहता है। ओके, ठीक है। साथ ही साथ आप बोलेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा कस्टोडियन है। कस्टोडियन, क्या कस्टोडियन? कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान का जो कस्टोडियन है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए, कुछ सुझाव हैं, कुछ और पॉइंट हैं जिसको मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इसको सही से समझिए। देखिए, एक हमारा आया सेकेंड एआरसी। एआरसी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो जो हमारा सेकेंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो आया, तो उसने क्या किया कि रिकमेंड किया। क्या रिकमेंड किया? हैज रिकमेंडेड दैट appointment of judges to higher courts should be through, जो जज ऑफ द हाई कोर्ट हैं उनको शुड बी थ्रू किससे? इन्होंने बताया द पार्टिसिपेशन ऑफ किसका? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर या सीजीआई। ठीक, ये समझिए। और ये हमारा सेकेंड एआरसी हमारा कब आया था? ये हमारा 2005 में हमारी कमेटी बनी थी। ओके, और कौन थे इसके? वीरप्पा मोइली इसके चेयरमैन थे। तो वीरप्पा मोइली हमारे चेयरमैन थे, 2005 की बात है। तो सेकेंड एआरसी आया तो इसने कहा कि जो हमारे जजेज हैं हायर कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट हो गए चाहे हाई कोर्ट हो गए, तो उनके जजों की नियुक्ति जो है वो हमारा जो कार्यपालिका, विधायिका, ठीक है, और सीजीआई यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इन तीनों के सहयोग से इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक है। ये तो हमारा सेकेंड एआरसी बोला था। ठीक है। लेकिन जो कॉलेजियम सिस्टम आ गया 1993 में, उसमें क्या होता है कि आप 1993 में कॉलेजियम सिस्टम हमारा सुप्रीम कोर्ट 3 जजेस कमेटी बनी थी, 3 जजेस केसेस का। तो उसमें 1993 में कॉलेजियम सिस्टम हमारा स्वीकार कर लिया। और उसमें क्या होते हैं कि चीफ जस्टिस और 4 और मेंबर यानी कि 5 मेंबर मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस आदमी को, मतलब किसको जज बनाया जाए। ठीक है, 1993 में। उसी के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी बनी थी वीरप्पा मोइली के लिए, और उसने सुझाव दिया था कि जो जजों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट होनी चाहिए वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं, बल्कि जो हमारा पार्लियामेंट है यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी, और जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, और सीजीआई, इन तीनों को मिला के करना चाहिए। बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है। ओके, ये आप याद रखिएगा। जब अब बात आएगी सुप्रीम कोर्ट पे तो इसको भी आप कोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है। दूसरा देखिए आप, जैसा कि आपको बताया कि यदि प्रेसिडेंट जो हैं, यदि सुझाव मांगे किससे? सुप्रीम कोर्ट से, आर्टिकल 143 के माध्यम से,
तो उसमें जो सुझाव देंगे उसमें 5 मेंबर रहने चाहिए, यानी कि 5 जजेस की कमेटी कम से कम बननी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, यदि मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को व्याख्या करने की बात हो, तो जब संविधान को व्याख्या करने की भी बात होती है, तो उस समय भी क्या है कि 5 जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। यानी कि सिंपल आप समझिए, दूसरा पॉइंट कि 5 जजेज 5 जजेज होने चाहिए। ठीक है, 5 जजेज किसके किसके लिए? देखिए, पहली बात, एक हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को व्याख्या करने के लिए कम से कम 5 जज की एक कमेटी बननी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होनी चाहिए। ठीक है, ओके। इसके बाद यदि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट सिख सिख ठीक है, वो क्या चाहते हैं प्रेसिडेंट, है ना, आर्टिकल 143 के तहत ओपिनियन ओपिनियन ये आर्टिकल 143 के माध्यम से, तो 5 होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो हमारे होंगे 5 जजों का, इनको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ये 5 जजों का हो गया। एक क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है, कि लार्जेस्ट बेंच हमारे अब तक कौन थी? लार्जेस्ट बेंच यानी कि जो अब तक लार्जेस्ट बेंच बनी है, उसमें हमारे 13 मेंबर थे, और हमारे कब थे ये? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस। तो जो हमारा केशवानंद भारती केस था, वो हमारे कब आया था? 1973 में। ओके, तो यहाँ पे 1973 में हम देखते हैं कि हमारे 13 जजेस बैठे थे, और केशवानंद भारती केस में इन्होंने अपना जज दिया था। ठीक है, कि बेसिक पार्ट है कि नहीं उसमें, तो वो हमारा अब तक का सबसे लार्जेस्ट बेंच आया। इसके बाद देखेंगे लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट बेंच। तो जो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट बेंच है, इसमें हमारे 11 जज थे, 11 जजेस थे। और इस कब आए थे ये गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ, जो हमारा गोलकनाथ केस है, ये हमारा 1967 में आया था। ठीक है, ओके, तो ये आप समझ जाएंगे। उसके बाद एक चीज और है कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है, तो वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है ना, या फेवर में है, तो उसको इनवैलिड मतलब अमान्य घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी बोर्ड अमान्य घोषित कर सकता है, और हाई कोर्ट भी घोषित कर सकता है। ठीक है, ओके। और एक और पॉइंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट में हम देखते हैं कि जो भी डिबेट होती है वो इंग्लिश में होती है, हिंदी में आप नहीं देखते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हैं, वो जो भी अपना डिसीजन वर्डिक्ट देते हैं, वो सब के सब इंग्लिश में देते हैं। ठीक है, जब इंग्लिश में वो देते हैं, ओके, तो ऐसा क्यों करते हैं वो? इसलिए करते हैं वो, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 348 348 है ना, 1A है ना, आर्टिकल 348 में है कि कौन सा लैंग्वेज होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 348 1A में है कि जो भी प्रोसीडिंग है, ऑल ऑल प्रोसीडिंग ऑल प्रोसीडिंग्स इन, कहाँ पे भाई? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हायर कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स shall be shall be in इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो जो इंग्लिश में डिबेट होती है, जो इंग्लिश में प्रोसीडिंग होती हैं, जो इंग्लिश में वर्डिक्ट आते हैं, तो वो हमारे संविधान में मेंशन है, आर्टिकल 348 में है मेंशन। इसलिए पार्लियामेंट और इसलिए जो हमारी जुडिशरी है, उसमें प्रोसीडिंग जो होता है वो इंग्लिश में होता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये चीजें आपकी थी, जो जिस तरीके से प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हमने इसमें देखा है। अब यदि मान लीजिए कि ये दे दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि ठीक है, आप 250 वर्ड्स में आप लिखिए, क्वेश्चन आंसर आप लिखिए, तो उसको किस तरीके से आप लिखेंगे, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे
मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ठीक है, पावर्स एंड कंटेम्परेरी रिलेवेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके। यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, गार्जियन के तौर पे कैसे काम कर रहा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, पावर क्या है, कंटेम्परेरी रिलेवेंस क्या है, उस सबको हमको बताना है। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा मैं आपको बताता हूं कि लिखेंगे आप इंट्रो, इंट्रो लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप कंसेप्ट पकड़ेंगे किसके बारे में पूछा है। तो पॉलिटी में जिसके बारे में पूछा है आप कोशिश करेंगे वो उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है क्या, उससे रिलेटेड कोई पार्ट है क्या, ठीक है, तो उसको आप मेंशन करेंगे। तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट पूछा है तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि 124 आर्टिकल, पार्ट यानी कि 5 पार्ट। अब लिखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द अपेक्स जुडिशियल अथॉरिटी स्टेबलाइज अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बढ़िया। इट फंक्शन एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एंड फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। ठीक है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसका फाइनल इंटरप्रेटर कौन है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट है क्या? नहीं, हाई कोर्ट नहीं है, वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 144 से 147 पार्ट 5, द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये जो सब आपको पढ़ाए वो सब इसी में आएगा। इट एंजॉय वेरियस जुरिस्डिक्शन, ठीक है, कौन कौन से जुरिस्डिक्शन है? एक हमारे ओरिजिनल 131 जिसमें सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट्स हैं, रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 में आता है, ठीक है। उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के लिए है, ओके। फिर हमारा एप्लीट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये हमारा ओरिजिनल जो है ये हमारा आर्टिकल 132 से 134 आता है। और हमारे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ये हमारा 143 में आता है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो हमारा ओरिजिनल है, वेरी गुड। हमारा रिट जुरिस्डिक्शन है, वेरी गुड। हमारा एपिलेट जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, जिसमें यदि हाई कोर्ट यदि कोई दे दिया है डिसीजन, उसको जाके आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन यानी कि प्रेसिडेंट सिक ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट से, तो उस केस में हमारे ये चीजें हैं, ओके। आर्टिकल 32 में है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोलते हैं कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है, empower सिटीजन टू डायरेक्टली अप्रोच द कोर्ट फर्दर। आर्टिकल 136, इसमें देखिए आर्टिकल 32 में यह है कि यदि आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आपको किसी डिस्ट्रिक्ट जज में जाने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच सकते हैं या हाई कोर्ट, ओके, ठीक है। इस यदि फंडामेंटल राइट आपका वायलेशन नहीं होता है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं हो सकते, जब तक बड़ा मुद्दा नहीं हो, जब तक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ना हो, एपिलेट जुरिस्डिक्शन ना हो। यानी कि आपको पहले लोअर कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको अपील करना पड़ेगा, ओके। लेकिन यदि आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं यदि वो उसका उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो उस केस में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 136 है, स्पेशल लीव पिटिशन है, एंड आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस मेक इट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये सब चीजों के माध्यम से, ओके। थ्रू जुडिशियल रिव्यू, है ना, जो न्यायिक रिवीजन है उसके माध्यम से, द कोर्ट इंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ओके। केशवनाथ भारती केस, इट इन्वॉल्व द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आपको सबको पता है कि उसमें बोला गया है कि प्रियम्बल इज द बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ओके। लिमिटिंग पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 368 आप देखते हैं, तो जब हम पार्लियामेंट को अमेंड करने की बात हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिफाइन किया और पार्लियामेंट के पावर को रोका, ठीक है। इन मेनका गांधी केस में आप देखते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 21 है, लाइफ टू लिबर्टी एंड पर्सनल लाइफ में जो है, तो उसमें है कि उसको एक्सपेंड किया आर्टिकल 21 को, एंड इंक्लूड ड्यू प्रोसेस एंड डिग्निटी, और कहा कि सिर्फ राइट की बात नहीं है बल्कि जिंदगी कैसे जीना है उसका ड्यू प्रोसेस क्या है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। रिसेंटली इन 2024 द कोर्ट स्ट्रक डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रीइंफोर्सिंग ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी। अभी हम देखेंगे कि जो हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम था मोदी गवर्नमेंट का, तो उसको इन्होंने कहा कि ये हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको इन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारी पारदर्शिता बनी रहती है, उसको निभाता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हिंदी में यही है कि भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति, शक्तियां, समकालीन प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत की गई है। संविधान का रक्षक, मौलिक अधिकारों का रक्षक और संवैधानिक प्रावधानों का अंतिम व्याख्याता है ये, आपको पता है।
संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद इतना में इसकी संरचना एवं शक्तियों का उल्लेख है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न प्रकार के अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं। कौन कौन सा? आर्टिकल 131 अंतर्गत संघ और राज्यों के मध्य विवादों के मूल अधिकार क्षेत्र। आर्टिकल 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु रीट अधिकार क्षेत्र। ठीक है। अनुच्छेद 132 से 34 के अंतर्गत अपीलीय अधिकार क्षेत्र तथा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्शी अधिकार क्षेत्र। ओके, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। अनुच्छेद 136 में हम देखते हैं विशेष अनुमति याचिका तथा अनुच्छेद 142 में देखते हैं पूर्ण न्याय करने की शक्ति। इसे विश्व की शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालयों में स्थान प्रदान करती है। ओके, न्यायालयिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से यह संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। केशवानंद भारती केस में मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जबकि मेनका गांधी में अनुच्छेद 21 के व्यापक का अर्थ स्थापित किया गया। 2024 में चुनावी बांड जो योजना को निरस्त कर न्यायालय ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। अतः सर्वोच्च न्यायालय संविधान की मर्यादा, संघीय संतुलन, लोकतांत्रिक जवाबदेही यानी विधि के शासन की रक्षा में केंद्रीय भूमिका निभाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको मॉडल आंसर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो भी आपका प्री ओरिएंटेड मैंने जो पढ़ाया वो सब का सब इस चीज में इंक्लूड है ना। तो ये आपका 250 वर्ड्स में आप कैसे लिखेंगे, है ना, ये सब चीजें आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, ओके। अब देखिए एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन कैसे करेंगे देखिए जल्दी जल्दी। ओके, सबसे पहले ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 124 से 147 तक से उसको देखा हमने, ये पार्ट 5 में आता है। और इसने जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से स्टेबलाइज किया था, उसी को ही आगे बढ़ाया है। ठीक है, ये 26 जनवरी 1950 को स्टेबलाइज कर लिया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 के 2 दिन बाद यानी कि 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन होता है, इनॉग्रेशन होता है। और ये सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी है। जजेस जो होते हैं ये अभी इस समय 34 जज हैं, पहले हमारे 31 जज थे। लेकिन हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ जजेस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 से आया, तो उसके माध्यम से हम 31 की जगह पे 34 जजेस हम कर दिए हैं। और पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि ये जो नंबर ऑफ द जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में कितना बढ़ाएं कितना ना बढ़ाएं। ओके, जो जज होते हैं वो जज बनते कौन है? जज को हम देखते हैं कि आर्टिकल 124 में मेंशन है स्टेबलाइजमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कंपोजिशन का मतलब कि इसमें कितने जज रहेंगे। तो अब देखेंगे कि जज जो है वो कौन बनते हैं। तो भारत के नागरिक जो रहेंगे वही हमारे जज बन पाएंगे। दूसरी बात, कम से कम वो क्या है कि किसी भी हाई कोर्ट का, है ना, 5 साल तक जज रहे हो किसी भी हाई कोर्ट में, या 10 साल तक वकालत किया हो किसी भी हाई कोर्ट में, वो एलिजिबल हो सकते हैं। और इसकी कोई भी मिनिमम एज डिटरमाइंड नहीं की गई है। ओके, या दूसरी बात है कि यदि प्रेसिडेंट चाहते हैं कि ये बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, संविधान के ज्ञाता हैं, तो इनको भी हम जज बना दें तो वो भी हमारे जज बन सकते हैं। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है जज का? सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। और प्रेसिडेंट सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, यानी कि एक लेटर जो प्रेसिडेंट का लेटर पैड होता है उस पे वो साइन करते हैं, पर्सनली साइन करते हैं। और उस पे क्या होता है कि भारत सरकार का जो मुहर लगता है वो लगता है। ठीक है, यदि सुप्रीम कोर्ट के जज रिजाइन देना चाहे तो किसको देंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के जज यदि रिजाइन देना चाहते हैं, वो चाहे सीजेआई हो चाहे जज सिंपल हो, तो वो हमारे प्रेसिडेंट को रिटर्न में रिजिग्नेशन सौंपते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए किसी जज को हटाना हो, वो रिजाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इनकैपेसिटी है, मतलब वो काम करने में सक्षम नहीं है और उनका बिहेवियर, ठीक है, मिसबिहेवियर प्रूव हो चुका है, तो उस केस में आर्टिकल 124(4) में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट क्या करेगा कि एक रेजोल्यूशन लेके आएगा और उस रेजोल्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा। और जब लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाएगा तो फिर वो चीज़ें प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दी जाएगी कि इनको हटा दिया जाए, और प्रेसिडेंट उनको उसी सेशन में हटा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम समझे हैं। एग्जाम्पल भी दिया था मैं कि जस्टिस वी रामास्वामी थे, ठीक है, उनके खिलाफ हम रेजोल्यूशन हम पार्लियामेंट लेके आई थी, बट कांग्रेस पार्टी ने उस समय सरकार में थी, उसने वोट नहीं किया, तो इनके खिलाफ इनको रिमूव तो नहीं किया गया, लेकिन हम देखते हैं कि फिर ये 1993 में रेजिग्नेशन दे देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये हमारे जज बन गए, है ना, तो ये कितने साल तक जज रह सकते हैं? देखिए, ये जब जज बन गए तो मिनिमम एज तो पहले डिसाइड नहीं है कि कितनी एज पे इनको बननी चाहिए, और मैक्सिमम एज भी। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ये 65 साल के होंगे, जो भी हमारे चाहे वो सीजीआई रहे चाहे जज रहे, 65 साल के जहां होंगे उनका वो वहां से वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, और हाई कोर्ट में ये 62 साल है। ठीक है, ओके। आर्टिकल 125 में देखेंगे सैलरी के बारे में कि सैलरी और अलाउंसेस कहाँ से मिलता है। तो हम देखते हैं कि जो इनको सैलरी मिलती है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। जैसा कि आपने देखा है
कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 जो है, उनकी सैलरी जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। लेकिन जजेस जो हैं, इनकी सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करती है और सैलरी हमारे कहाँ से आती है? जो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जो आर्टिकल 2 से 6 में मेंशन है, उससे हमारी सैलरी मिलती है। इसके बाद में आपको कोलेजियम सिस्टम के बारे में बताइए, कोलेजियम सिस्टम है क्या? 3 जजेस केस आए थे, वहीं से हमारा कोलेजियम सिस्टम का शुरुआत हुई। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम सिस्टम को अपना लिया और 5 मेंबर बैठते हैं, जज बैठते हैं, उसमें एक सीजीआई होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं और मिल के वही डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि किसको जज बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो जब नाम किसी का नाम वो लोग डिसाइड कर लेते हैं, फिर लॉ मिनिस्टर को भेजते हैं, कानून मंत्री को भेजते हैं, फिर लॉ एंड जस्टिस जो मिनिस्टर होते हैं, वो पीएम को भेजेंगे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेजेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगा, उस पे आईबी और भी सारी जो एजेंसियां हैं उसको लगाएगा कि इसको देखिए, इनके ऊपर कोई आरोप तो नहीं है। फिर वो एजेंसी उनको जांच करेगी, यदि वो सही पाती है कि नहीं ये आदमी बहुत नीट एंड क्लीन है, तो उसको रिकमेंड कर देगी पीएम को, पीएम रिकमेंड कर देंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि अंडर वारंट जारी करेंगे, अंडर हिज हैंड एंड सील, और फिर उनका अपॉइंटमेंट होगा। यदि जो भी एजेंसियां हैं वो कहती हैं कि नहीं, जिनका जिनका नाम रिकमेंडेशन किया गया है जज बनाने के लिए, वो घूसखोर है या किसी कार्य में इलीगल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, इसलिए इनको ना किया जाए, तो फिर क्या करेगा, जो पीएम जो है वो फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है फिर भेजेगा हमारे जो हमारे कोलेजियम सिस्टम को। कोलेजियम सिस्टम यदि फिर से उसको भेज दिया तो उस केस में उनका अपॉइंटमेंट हो जाना है। आर्टिकल 126 के माध्यम से देखेंगे, एक्टिंग सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यदि रिजाइन दे दिए हैं, ठीक है, या उनका अनटाइमली डिमाइज हो गया है या उनको रिमूव कर दिया गया है, तो उस केस में क्या होता है कि सीजीआई का पोस्ट खाली रहता है, तो आर्टिकल 126 के तहत एक एक्टिंग सीजीआई को अपॉइंट कर दी जाती है, ठीक है। ओके, फिर आर्टिकल 127 में देखेंगे कि हमारे एडॉक जज होते हैं। एडॉक जज यानी कि जो हमारा कोरम होता है, उस कोरम को कंप्लीट करने के लिए जो भी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जज को एडॉक जज के तौर पे रिक्रूट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है टेम्पररी पीरियड के लिए, और उनकी नियुक्ति कौन करता है? सीजीआई ही करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 129 में देखेंगे, आर्टिकल 129 में एक जो सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि वो किसी को भी पनिशमेंट कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में। दूसरी बात, जो भी निर्णय लेगा वो हमेशा के लिए सुरक्षित रखी जा सकती है और रखी जाती है। और आर्टिकल 141 में देखेंगे कि जो भी डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का, वो पूरे इंडिया में जितने कोर्ट हैं हर जगह एप्लीकेबल या बाउंडेड रहते हैं। आर्टिकल 131 में देखेंगे हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी कि स्टेट और यूनियन में यदि कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। वहीं पे आर्टिकल 132 से 134 देखेंगे, वो हमारा एपिलेट जुरिस्डिक्शन यानी कि अपीलीय जुरिस्डिक्शन है। उसमें ये होता है कि यदि कोई हाई कोर्ट कोई अपना डिसीजन दिया है, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो उसको आप आर्टिकल 132 के माध्यम से, एपीलेट जुरिस्डिक्शन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर हम देखेंगे कि आर्टिकल 137 रिव्यू पावर क्या होता है, यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दिया है उसको रिव्यू कर सकता है वो, जैसे केशवानंद भारती केस में किया था, ठीक है। ओके, और वो जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो किस बेस पे होता है? वो होता है प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय द लॉ, यानी कि आर्टिकल 13, 32, 136, 37 में जो मेंशन है उसके अनुसार हम करेंगे। आर्टिकल 142 में देखते हैं कि हमारा कंप्लीट जस्टिस के बारे में बात हो रहा है। कंप्लीट जस्टिस में हम देखते हैं क्यूरेटिव पेटिशनर, ठीक है। ओके, आर्टिकल 143 में देखेंगे, उसमें प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि अपना ओपिनियन मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट का, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ये, ठीक है। तो जब हम देखेंगे कि 5 जजेज होंगे, 5 जज की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करेगा और प्रेसिडेंट जो सुझाव मांगते हैं सुझाव सुझाव देगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन हमारा है, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट की अवहेलना होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के माध्यम से जा सकते हैं, ठीक है। ये चीजें था। ये कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? हमारा सुप्रीम कोर्ट है। सेकंड एआरसी कमेटी आई और उसने कहा, कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उसने कहा कि ऐसा है कि जो जज की नियुक्ति होती है वो हमारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और सीजीआई ये तीनों मिल के ही इसकी नियुक्ति करेंगे, ठीक है। ओके, जो लार्जेस्ट बेंच के बारे में बताया कि 13 जज थे, वो हमारा केशवानंद भारती था, और सेकंड हमारा जो लार्जेस्ट बेंच बना वो 11 जज का बना, वो हमारा गोरखनाथ केस था, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज होती है इंग्लिश की, वो क्यों होती है? क्योंकि आर्टिकल 348(1)(a) में मेंशन है कि ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट शैल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आपको प्री में एग्जाम या जो भी वनडे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। एक एक पॉइंट को मैंने इंक्लूड किया है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जाके उस एग्जाम की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और पॉलिटी का सेगमेंट है जो, है ना, जहाँ से सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन बने, आप उसको सॉल्व कीजिए। आई होप, विश्वास मानिए, आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कर ले जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्लास में लक्ष्मीकांत, ठीक है, घटना चक्र और बहुत सारी किताबों का जो जिस्ट है, सार है, उसको समाहित
इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। 250 वर्ड्स में हमें मॉडल आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ, उसको भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और ऐसे ही संविधान के कंसेप्ट को समझने के लिए आप हमारे वीडियो पे बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।